हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल। एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके बिना इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं था। आज हम, आप या फिर इस पृथ्वी पर करोड़ों लाखों जीव हैं, उन सभी जीवों का जो अस्तित्व है वो एक पौधे पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। तो आइए जानेंगे उस पौधे के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो को शेयर करें। हमारे आसपास एक ऐसा पौधा है जो इस धरती पर डायनासोरों से भी अधिक पहले से है। इनफैक्ट वो पौधा जमीन पर पनपने और बसने वाले शुरुआती पौधों में से एक है। अगर वो नहीं होता तो हम आप इस धरती पर आज नहीं होते। आज भी आपने अपने आसपास इस पौधे को बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये पौधे कभी भी अकेला नहीं दिखते हैं, अकेले नहीं पनपते हैं। तो आखिर कौन सा है वो पौधा, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वो पौधा है मॉस। मॉस धरती पर 44 करोड़ साल से भी ज़्यादा समय से टिका हुआ एक पौधा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक तकरीबन पूरी दुनिया में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां इसकी फैली हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 50 करोड़ साल से भी पहले पौधे की एकमात्र प्रजाति थी जो पानी से निकलकर जमीन पर आई थी। लेकिन मिट्टी पर पनपना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि पानी के बाहर दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होता था। जमीन पर पानी का इंतजाम भी करना था और इसलिए यूकारियोटिक काई जैसा पौधा नमी में सर्वप्रथम आकर बसा और धीरे धीरे मिट्टी के संपर्क में आकर खुद को बदलने लगा और इस तरह मॉस की उत्पत्ति हुई। फिर मॉस और उसके रिश्तेदारों ने गर्म पृथ्वी को ठंडा करते हुए धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ानी शुरू कर दी और फिर धरती पर जीव जंतुओं के लिए जीवन हेतु आदर्श माहौल का निर्माण किया और ऐसा आज भी हो रहा है। 2010 में आइसलैंड में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था और उस ज्वालामुखी से लावा और राख का काफी ज्यादा गुबार पर्यावरण में फैल गया था। कुछ समय पश्चात जब ज्वालामुखी शांत हुआ तो ज्वालामुखी के शांत होने के 7 साल बाद लावा से घिरे उस जमीन पर सबसे पहले मॉस का ही उत्पत्ति हुआ था। वहां पर सबसे पहले मॉस ही उगे थे और आज वो इलाका मॉस की हरियाली से पूरी तरह से ढक चुका है। अपने पूर्वजों की तरह मॉस की सभी प्रजातियां आज भी नमी और सादा छांव वाली जगह पर ही रहना पसंद करती है। मॉस के एक छोटे से टुकड़ों में सैकड़ों रोएदार पत्तियां होती है जो अपने वजन से कम 12 गुना ज्यादा पानी स्टोर करने के लायक बनाती है। और इसी मॉस की बस्ती में हमारे शहरों से भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जीवन चलता रहता है। ब्रायोफाइटा समूह वाले इस पौधे के नीचे अति सूक्ष्म जीवों का एक मिनी ब्रह्मांड मिलता है। रोटीवर्स कहे जाने वाले यह जीव ऑर्गेनिक मटेरियल को खनिजों में बदलते हैं। इस तरह मॉस की बस्ती में हमेशा पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग चलती रहती है। लेकिन मॉस आखिर पत्थरों पर क्या कर रहे हैं, और इसका सीधा सा जवाब है अपना शानदार भोजन। पत्थरों और चट्टानों पर चिपकी मॉस नमी के सहारे पत्थरों को धीरे धीरे कुरेद कर टॉप सॉइल यानी मिट्टी के सबसे ऊपरी सतह में बदलते रहते हैं। इसी टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और अति सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में तो काफी लंबा समय लगता होगा। हाँ, तो मॉस को भी कौन सी जल्दी है, क्योंकि वो तो डायनासोर से भी पहले से अपना काम करने में इस पृथ्वी पर लगी हुई है। बिना जड़ वाली मॉस इकोसिस्टम के बारे में हमें कई तरह की अहम जानकारियां भी देती है। जंगल में अगर मॉस होगी तो वह बेहद सेहतमंद माना जाएगा। बहुत ठंडे इलाके में मॉस जमीन और पेड़ों के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले कवर का भी काम करती है। मिट्टी में नमी को बरकरार रखते हुए यह जल स्रोतों को भी लगातार रिचार्ज करती रहती है। इतना ही नहीं, जिन नदियों या जलधाराओं के आसपास मॉस की प्रेजेंस होती है वहां आपको पानी काफी हद तक शुद्ध और साफ मिलता है। दुनिया की कई इंसानी सभ्यताओं ने मॉस का इस्तेमाल दवा, ईंधन
और बिस्तर बनाने के लिए भी किया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के घाव को ढकने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में सूखे हुए मॉस का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन घायल सैनिकों में इन्फेक्शंस ना फैले। हालांकि बाद के समय में एंटीबायोटिक्स ने इस सूखे हुए मॉस को रिप्लेस कर दिया, लेकिन आज एक बार फिर इंसानों को मॉस की मदद की जरूरत पड़ रही है। हाल के वर्षों में हुए शोधों में यह पता चला है कि मॉस का एक छोटा सा झुंड सैकड़ों पैरों वाले जंगलों से ज्यादा हवा को साफ करता है। वो बड़े पैमाने पर फाइन डस्ट जैसे हानिकारक पार्टिकल को हवा से सोख लेता है। जर्मनी, स्पेन और नॉर्वे जैसे अलग अलग देशों के द्वारा हुए यह शोधों में यह बात सामने आई है। हालांकि अब कई विकसित देश और उनके शहरों ने भी घर के दीवारों को मॉस की हरियाली से ढकने की तैयारी शुरू कर दी है। एक दिलचस्प सवाल यह है कि जमीन या सतह पर चिपकी हुई मॉस ऊंची ऊंची इमारतों के छत तक कैसे पहुंच जाती है। इसका जवाब साधारण सा है, हवा और नमी की वजह से। हवा अपने साथ अति सूक्ष्म ऑर्गेनिक मटेरियल्स को उड़ाती है जिसको हम धूल कहते हैं, और जब वो कई सालों तक जमा होता है और एक समय के बाद जब वो नमी के संपर्क में आता है तो वहाँ खुद से मॉस पनपने लगता है। उदाहरण के लिए आप यह समझ सकते हैं कि जब हम में से कोई कहीं बाहर जाता होगा और घर की सारी खिड़की दरवाजाओं को बंद कर देता होगा, तो भी आप 8 या 10 दिन बाद जब वापस लौटते हैं तो लगभग हर चीज पर एक धूल की पतली परत दिखाई पड़ती है। तो उसी तरह आप अनुमान लगाइए कि ऐसी इमारतों पर पिछले कई साल से धूल की परत जमती जा रही है, और एक समय के बाद जब वो नमी के संपर्क में आता है तो कुछ समय बाद वहाँ मॉस पनपने लगती है। वैसे छतों और दीवारों की दरारों में मॉस का पनपना काफी नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन घर के भीतर नियंत्रित रूप में अगर आप गमलों में मॉस का गार्डनिंग करते हैं तो ये आपके और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण में मॉस को देखें तो रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। उनकी बदौलत ही आज हम सब का अस्तित्व है, और जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग आज सांस लेते हैं कहीं ना कहीं वह उन्हीं की देन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक छोटा सा एनवायरनमेंट रिलेटेड वीडियोस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और छोटे से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।